Let's start with your cash flow statement revision. हाँ जी. So ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू कर रहे हैं गाइस. सो वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. अभी चालू कर रहे हैं और जब तक भी चलेगा चलाएंगे आज. मैं एक बार मेरे फोन में चालू कर लेता हूं. हाँ जी. सो प्रणाम आशुतोष. प्रणाम अरुण. मैं अच्छा हूँ आशुतोष, आप कैसे हैं? हेलो निशांत. ठीक है. प्रणाम पार्थ. हाय ब्लेसी. ओके गाइस, चलिए. सो नाउ लेट्स बिगिन विद योर क्लास. हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में. देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है 3 चीजों से मिलकर बनता है. वो 3 चीजें क्या हैं? 3 चीजें हैं हमारी. सबसे पहले आता है इसके अंदर 3 एक्टिविटीज होती है. 3 एक्टिविटीज आर देयर. 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है. पहली होती है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है, देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास फाइनेंसेस कहां से आएंगे. सो आपके पास फाइनेंसेस आ सकते हैं शेयर से, डिबेंचर से, या फिर आपके पास फाइनेंसेस आ सकते हैं बैंक से. ओके. तो शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक, डिपॉजिट्स, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो? फाइनेंसेस ऑब्टेन कर सकते हो. क्या ऑब्टेन कर सकते हो? इन सब के थ्रू आप फाइनेंसेस ऑब्टेन कर सकते हो. सो यू कैन ऑब्टेन फाइनेंसेस फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेस. बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें पैसा चाहिए होता है. पैसे से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर करेंगे, और जो फिक्स्ड एसेट्स हमने एक्वायर करी है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर पाएंगे? बिजनेस एक्टिविटी कर पाएंगे. क्या कर पाएंगे? बिजनेस एक्टिविटी कर पाएंगे. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द बिजनेस एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटीज है जिसके लिए आपने अपने बिजनेस को बनाया है. ओके. ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज दैट बिजनेस एक्टिविटी जिसके लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्या कहते हैं उसे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? वो एक्टिविटी जो पर्पस आप चालू करना चाहते हो, जिसके लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपको अपने बिजनेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको फिक्स्ड एसेट्स चाहिए. जैसे कि आज मेरा एक इंस्टीट्यूट है, तो मुझे इंस्टीट्यूट चलाने के लिए आई नीड अ बिल्डिंग, आई नीड फिक्स्ड एसेट्स. जैसे कि मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे पढ़ाने के लिए पैनल चाहिए. तो ये सब क्या है? ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है. बट क्या मैंने फर्नीचर की दुकान खोली है? बट क्या मैंने ये पैनल की दुकान खोली है, कैमरे की दुकान खोली है? नहीं भाई. स्टेशनरी की दुकान खोली? नहीं, ऐसा नहीं है. तो ये जो आइटम्स हैं ये मेरे बिजनेस में लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है. ओके. तो मेरा जो बिजनेस है वो है क्या? वो है, मेरा मेन बिजनेस है टीचिंग करना. तो मेरे जो बिजनेस की जो इनकम आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स की फीस से. ओके. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस. बट आज अगर इस बिजनेस को करना है तो इस बिजनेस को करने के लिए मुझे लगाने पड़ेंगे बहुत सारी एसेट. ठीक है, मैं पेड़ के नीचे तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता ना.
आज मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मुझे सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, मुझे क्लासरूम चाहिए, तो बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए। तो ये जो बिजनेस में जो एसेट्स लगती है इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये फोकट में नहीं देता कोई ऐसा थोड़ी कि अच्छा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लो मेरी तरफ से बिल्डिंग गिफ्ट कर देता हूँ, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कर देना भाई, ठीक है। ऐसा थोड़ी है, हाँ सर नहीं, हाँ सर आपने अच्छा पढ़ाया सर, मेरी तरफ से फर्नीचर सर आपको, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए भैया, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आता है, या तो खुद का पैसा लगाओ, उधारी लेके आओ, बैंक से उधारी लो, लोगों से डिपॉजिट्स लो, अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइनेंसेस ले सकते हो। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज द मेन एक्टिविटी, और इन दोनों को एक्टिविटीज को कहा जाता है एंसिलरी बिजनेस एक्टिविटी। क्या कहते हैं इसे, एंसिलरी बिजनेस एक्टिविटी या सपोर्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। ये दोनों ऐसी एक्टिविटीज है जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है, और ये है आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी। ओके, तो मेन एक्टिविटी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखनी है, और ये दोनों चीजें ना बड़ी सिंपल है। तो जब ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है तो जरा इनके बारे में बता देता हूं पहले मैं आपको एक बार, ठीक है। आप देख रहे हो क्या अरुण की तरफ से 1 करोड़। चलो भाई, सो पहली बात करते हैं अपन किसके बारे में, सेकंड टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। इसमें आता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, माइनस में, क्योंकि इसकी वजह से कैश जाएगा। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परचेज द फिक्स्ड एसेट्स, उसकी वजह से आपका कैश जाएगा, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। इसमें आ जाएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो पैसे आपके पास आएंगे, तो प्लस में लिखा जाएगा। ओके, इसके अंदर आता है फिक्स्ड एसेट तो आ गया है ना। इसी तरीके से परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट को माइनस करते हैं। इंटेंजिबल एसेट भी तो आपकी फिक्स्ड एसेट की जैसी होती है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपने एक्वायर किया, परचेज किया, बनवाया, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। ओके, और इसी तरीके से आप इसको सेल भी कर सकते हैं, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, उसको प्लस कर दिया जाएगा। इसके अंदर आता है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, ठीक है, या फिर आपने रेंट पे कोई बिल्डिंग दे दी है। तो इस तरीके की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब खरीद लिया आपने खरीदे हैं, तो वो सब क्या है आपका, परचेज करोगे तो कैश जाएगा, सेल करोगे ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स तो कैश आएगा। ओके, एंड इनके ऊपर होने वाली जो इनकम है वो भी इधर ही आएगी, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी इसी में आएगी। तो ये क्या है, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस तरीके की एक्टिविटीज को कहा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या कहा जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारे लिए क्या हो गई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है। क्या हो गई हमारे लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है। तो इसको कहा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके ओके, ये सारी की सारी कौन सी एक्टिविटीज हो गई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जरा बात करते हैं हम किसके बारे में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। तीसरा जो आएगा हमारा वो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कहां कहां से हमारे पास पैसे आएंगे। सो फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट योर मनी, कहां कहां से आप पैसे ले सकते हो, उसको कहते हैं, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ सकता है आपके पास इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स आपको पैसे दिलाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपको पैसे दिलाएगा, बैंक लोन लेना, आपने बैंक लोन ले लिया, ये आपको पैसे दिलाएगा, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट कर लिए, ये आपको पैसे दिलाएगा। अब आपके पैसे कहां जाएंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स में, बायबैक ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स को बायबैक कर लिया, ठीक है, तो पैसे चले जाएंगे। इक्विटी शेयर्स को हम रिडम्पशन नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर्स का हम सिर्फ बायबैक कर सकते हैं, उनको पे ऑफ कर सकते हैं बायबैक करके। फिर आता है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है उसका रिडम्पशन कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन एंड डिपॉजिट्स, रीपेमेंट दे दिया बैंक लोन का, बैंक लोन एंड डिपॉजिट्स का रीपेमेंट दे दिया,
रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन एंड डिपॉजिट्स, बैंक लोन और डिपॉजिट्स का रीपेमेंट दे दिया आपने, ठीक है। इसके अलावा आता है इंटरेस्ट पेड, जब आपने इनके ऊपर ये जो उधारियां ली है इनके ऊपर ब्याज चुका दिया, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। इसके अलावा आ सकता है इसमें डिविडेंड पेड, ये जो भी आपने उधारियां ली है उस पर डिविडेंड आपने पे कर दिया। तो ये सब एक्टिविटीज क्या होती है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। दीज ऑल एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन सारी एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। इन सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो आपके सामने, अच्छा इसमें अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट की लिमिट है, वो भी इसी के अंदर आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी के अंदर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस लिया हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस लिया हो, वो सारा का सारा जो पैसा है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो उधारी लेने का नहीं होता, ठीक है। आपका बिजनेस कहीं पे भी उधारी लेने का नहीं होता, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही काउंट करा जाएगा उन आइटम्स को भी, उन आइटम्स को भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही काउंट करा जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे और पहले, मतलब एक तरीके से पहले एक्टिविटी के बारे में, जिसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है ना हमारी, वो कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम लोग के कोर्स में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड कोर्स से हट चुका है। डायरेक्ट मेथड को कोर्स से हटे 1 साल नहीं, मतलब आप ये मान के चलो डायरेक्ट मेथड को कोर्स से हटे भी 5-6 साल हो चुके हैं, और पिछले 10-12 साल से वो ऐसा आ भी नहीं रहा था। तो डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में है नहीं, हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ऊपर एप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर तो वो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो वो नॉर्मली, ठीक है, वो वैसे भी क्या है, नॉर्मली क्या है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग जो हमारी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है वो तो वैसे भी सेम ही रहती है, नॉर्मल ही रहती है। तो उसमें सच कोई डिफरेंस आता नहीं है, डिफरेंस आता है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में है। और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि आप सेल्स कंसिडर करो, फिर उसमें से खर्चे हटाओ, फिर उसको खर्चे को हटा के आप प्रॉफिट निकालो। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड। और अब हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट्स को उल्टा चलते हैं, प्रॉफिट्स को उल्टा कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपने दे रखा है उससे उल्टा प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, और जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उनको एडजस्ट कर देंगे। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक फॉर्मेट को यूज करना पड़ता है। इन दोनों के अंदर, बाकी दोनों आइटम्स के अंदर, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फॉर्मेट वाज इररिलेवेंट, मतलब फॉर्मेट का कोई दिक्कत ही नहीं है। आइटम को जहां लिखना है वहां लिखो, प्लस का आइटम तो प्लस में लिख देना, माइनस का आइटम तो माइनस करके दिखा देना, बस इतना सही होता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। बट जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, सो इट्स ए लेंथी टॉपिक, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सबसे पहले जो आता है ना, वो हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ऐसे सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्रॉम, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उस हेडिंग के अंदर सबसे पहले आता है एनपीबीटी। एनपीबीटी आता है उसके अंदर। एनपीबीटी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है एनपीबीटी। अब ये एनपीबीटी का जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है, जहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, एनपीबीटी के बारे में, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एनपीबीटी के बारे में। सो एनपीबीटी के बाद आता है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट्स करेंगे हम किसका, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। सो अब हमारा जो समय आ चुका है ना, वो आ चुका है कि हमें एडजस्टमेंट्स करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। सर ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का आप एडजस्टमेंट करते क्यों हो? बेटा मैं करता इसीलिए हूं क्योंकि मैं इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहा हूं। इनडायरेक्ट मेथड क्या करता है, वो बोलता है कि वापस से प्रॉफिट कैलकुलेट मत करो, वापस से प्रॉफिट कैलकुलेट मत करो, आपका जो प्रॉफिट निकला हुआ है ना लास्ट का, उसमें उन आइटम्स को जोड़ दो जिनके अंदर जो आपके नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, मतलब इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, या फिर वो ऐसे आइटम्स को वापस ऐड बैक करने के लिए बोलता है जो कि नॉन कैश थे।
तो उन दोनों आइटम्स को एडजस्ट करने के लिए बोलता है, जो कि आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, जो कि आपके बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से नहीं है। जैसे कि इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड ना वैसे तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो वो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का होता है मतलब गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, ये है आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, बिकॉज इसके बिना बिजनेस नहीं कर सकते। तो उन आइटम्स को कहा जाता है ऑपरेटिंग आइटम्स। और इसके अलावा जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। तो ये जो तरीके के आइटम्स होते हैं ना, ये आपके बिजनेस का पार्ट, डायरेक्ट पार्ट नहीं होता, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता। ओके, तो इसलिए इनको नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कहा जाता है। और जैसे कि डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से कैश तो गया ही नहीं। अब हम कैलकुलेशन ही जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का कर रहे हैं, तो इन आइटम्स को हमें एडजस्ट करना जरूरी है। तो हम इन आइटम्स को एडजस्ट करके कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हमारा कैश आया, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, अब मैं आपको बताता हूं, देखिएगा जरा। सो इसमें क्या क्या चीजें हम लोग यहां पे कुछ चीजों को ऐड करेंगे और कुछ चीजों को हम लोग यहां से माइनस करेंगे। तो ऐड जैसे कि हमने क्या क्या किया, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, ऐड कर दिया इंटरेस्ट पेड। इसमें हमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। एनी अदर लॉसेस, लॉस अगर कुछ और दे रखा है तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो आपने पे किया वो ऐड कर दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो ऐड कर दिया आपने। ओके, इसके अलावा आपको ऐड बैक करना है जैसे कि डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके की चीजें इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और उसी तरीके से कुछ चीजों को आपको माइनस करना है, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, आपने अगर डिविडेंड रिसीव करा तो उसको माइनस करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट या सेल जो भी आपको गेन हुआ है फिक्स्ड एसेट के ऊपर। रेंट रिसीव्ड, इसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए जो लिस्ट है ना बेटा, ये काफी एग्जॉस्टिव है, काफी डिटेल्ड है, ठीक है। इस लिस्ट के ऊपर अगर अपन और देखें तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस, ये सब भी आ जाते हैं इसके अंदर। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ये भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, ओके। जैसे आपने कोई डिबेंचर्स वगैरह को अगर आपने मतलब, ठीक है, डिबेंचर्स वगैरह का इंटरेस्ट आ गया इसके अंदर, अगर डिबेंचर्स है। इसके अलावा अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो वो सारा का सारा जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो वो सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, इंटरेस्ट पेड के अंदर आ जाता है। इसके अंदर डिविडेंड नहीं आता, क्योंकि डिविडेंड की जो बातें हैं वो हम लोग एनपीबीटी के अंदर करने वाले हैं। तो इन सब आइटम्स को हम लोग क्या कर देंगे, इन तरीके के आइटम्स को हम लोग एडजस्ट कर देंगे। जब इन तरीके के आइटम्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आता है ना, जो हमारे पास कैश आता है, उसको कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब हम यहां पे ऐड और लेस करने वाले हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब हम यहां पे ऐड और लेस करने वाले हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको पैसा लगाना पड़ता है। आप वर्किंग कैपिटल में अपना पैसा लगाते हो, करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, करंट लायबिलिटी की वजह से पैसा नहीं लगाना पड़ता। तो जब मैं वर्किंग कैपिटल की बात करता हूं तो मुझे पैसा लगाना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, मुझे करंट एसेट में पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मेरा कैश चला जाएगा। मगर करंट लायबिलिटी मेरे कैश को बचाता है। जैसे कि क्रेडिटर हो गया तो मेरे पैसे को बचाएगा। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, यहां पे उस कंडीशन में मुझे यहां पे ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि करंट लायबिलिटीज मेरे पैसे को बचाएगा, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, और क्योंकि करंट एसेट है मेरा, तो करंट एसेट की वजह से अगर करंट एसेट रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब मेरा कैश वापस मेरे पास आ रहा है। सर कैसे? जैसे स्टॉक है,
स्टॉक रिड्यूस हो गया, इसका मतलब मानेंगे कि स्टॉक आपने बेच दिया है तो उसकी वजह से कैश आ गया। डेटर्स कम हो गए, इसका मतलब डेटर्स ने आपको पैसे वापस कर दिए तो डेटर्स की वजह से कैश वापस आ गया है। तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इसी के साथ में यहां पे ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब सॉरी लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो यहां पे लेस करेंगे क्या, ऐड तो करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के साथ में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी ऐड होगा, माइनस हो जाएगी लेस हो जाएगा। बट करंट एसेट के साथ इसका उल्टा रिलेशनशिप होता है कि करंट लायबिलिटी से करंट एसेट अगर डिक्रीज होती है तो ऐड होता है, करंट एसेट अगर इंक्रीज होती है तो माइनस होगा। तो करंट एसेट के साथ में इसका कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और करंट लायबिलिटीज के साथ में इसका कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहां पे हमने देखा कि सबसे पहले क्या आया, एनपीबीटी आ गया। एनपीबीटी के बाद एडजस्टमेंट करा फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, ठीक है, एडजस्टमेंट करा जैसे कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर क्या क्या आ गए, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर कुछ खर्चे होते हैं जिनको एड बैक करते हैं, जो कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, गुडविल अमोर्टाइज, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, ठीक है, या फिर आपका जैसे इंटरेस्ट पेड हो गया, इस तरीके की चीजें उसके अंदर आ जाएगी। इसमें कुछ चीजें लेस होती है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट मिला था, जैसे कि रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, या फिर आपने जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट बेची तो उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब चीजें क्या हो जाएगी इसके अंदर माइनस हो जाएगी। अब इसके अंदर इसके बाद हम लोग जब इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, जिसमें करंट लायबिलिटीज का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और करंट एसेट का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि करंट एसेट जब इंक्रीज होती है तो वो लेस में जाएगी, डिक्रीज होती है तो प्लस में जाएगी, और करंट लायबिलिटीज जो है वो अगर इंक्रीज होती है तो प्लस में जाती है और माइनस होती है तो लेस में जाती है। उसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, स्पेशल और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थे ना वो आपके कोर्स में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं ना तो इस चीज को अवेयर रखना कि अगर आप पुरानी बुक से स्टडी कर रहे हो तो ये मत बोलना है कि सर हमारे पास सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो सर आपने लिखे ही नहीं। अरे वो नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि वो फॉर्मेट में नहीं है, वो पार्ट ही नहीं है आपके कोर्स का। नहीं, कई बार ऐसे मेरे बच्चों ने बहुत पूछा है मुझसे एक क्वेश्चन। तो देखिए कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां पे आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। अब यहां पे हमें फाइनली टैक्स का क्या करना है, पेमेंट देना है। यहां पे लेस कर देंगे, ठीक है, टैक्स पेड, यहां पे हम लेस कर देंगे टैक्स पेड और यहां पे आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यहां पे नेगेटिव है तो हम क्या लिख देंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर पॉजिटिव है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इस आइटम को लिख देंगे ए, और यहां पे इसका फाइनल टोटल आ जाएगा, यहां पे इसका फाइनल टोटल आ जाएगा। बोलो भाई, बताइए समझ आया? Okay, hi Bharat. Thank you for the great effort. Thank you so much, Bharat. Yes, guys, everybody. चलिए आगे देखते हैं अपन। ये तो हो गया। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है हमारी एनपीबीटी की। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे करने के लिए वो हमारे पास है एनपीबीटी। अब जरा एनपीबीटी के बारे में थोड़ा सा ढंग से बतियाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्किंग नोट ऑफ एनपीबीटी। एनपीबीटी के बारे में बात करते हैं। एनपीबीटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और ढंग से अच्छे से बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को एनपीबीटी के अंदर कभी कभी। चाहे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी। एनपीबीटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक्सक्यूज मी,
हाँ जी, देखिए एनपीबीटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एनपीबीटी के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो अब ना आपको मैं एक बात बताता हूं क्या होता है। एक ना एनपीबीटी को समझाने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए जिससे मैं आपको एनपीबीटी समझाता हूं लॉजिकली। तो लॉजिकली समझाता हूं मैं आपको एनपीबीटी। देखो आप ना एसपीएल बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सर कोर्स में है क्या हमारे? अरे क्यों, कंपैरेटिव कॉमन साइज नहीं है क्या कोर्स में? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो तो आएगा ही, कोर्स का पार्ट है। सो एसपीएल का एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार करते हैं। इसमें क्या आता है, पहला आता है आपका, याद है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और दूसरा आता है इसमें अदर इनकम्स, फिर आता है इससे टोटल आरएफओ। क्या आता है इससे? टोटल आरएफओ। इससे आ जाता है टोटल आरएफओ, सॉरी टोटल रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है इससे। ये तीसरा पार्ट हो जाता है। चौथे पे आता है इसमें एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में होते हैं 5 तरीके के एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तीसरा होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, चौथा होता है आपका फाइनेंस कॉस्ट, और लास्ट होता है अदर एक्सपेंसेस। लास्ट होता है आपका अदर एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद ये टोटल एक्सपेंसेस बन जाता है, और टोटल एक्सपेंसेस अपना हो गया 4th पॉइंट। टोटल एक्सपेंसेस हटाने के बाद आपके पास आता है 5th, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो आप लोग का तो कोर्स में क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, दैट इज 4th ये आ जाएगा आपका 3rd - 4, 3 - 4, ये आ जाएगा आपका इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर 6th पॉइंट में आप टैक्स पे कर दोगे, लेस कर दोगे इसमें से टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, आप इसमें से लेस कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके। फिर आपके पास आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स हटाने के बाद, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो एक्चुअली में होता क्या है, जो आप इतने टाइम से एनपीबीटी करते हुए आ रहे हो ना, वो एनपीबीटी ये होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज योर एनपीबीटी, ये होता है आपका एनपीबीटी, ओके। इतने टाइम से जो आप एनपीबीटी कर रहे हो वो आपका एनपीबीटी ये होता है, दिस इज योर एनपीबीटी। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो डायरेक्ट मेथड में आपको यहां से एनपीबीटी निकालना पड़ेगा, ओके। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एनपीबीटी यहां तक आना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप क्या करते हो, लेस कर देते हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लेस कर देते हो इसमें डिविडेंड पेड, ओके। फिर इसमें आप क्या करते हो, इसके बाद जब आप ये सब पे कर देते हो, फिर आपके पास आता है सरप्लस इन एसपीएल। क्या आता है, सरप्लस इन एसपीएल, ओके। दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस इन एसपीएल। दिस इज योर फाइनल प्रॉफिट, ये आपका फाइनल प्रॉफिट होता है। तो जो आपके क्या होता है, जो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो ना, वो सरप्लस इन एसपीएल ये होता है, ओके। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस इन एसपीएल, वो ये होता है। अब अपन जब इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को चलना पड़ता है उल्टा। ये अपन उल्टा चलने वाले हैं यहाँ पे। अब ये उल्टा कैसे चलने वाले हैं, जरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी में अपन लेते हैं सरप्लस इन एसपीएल, सरप्लस इन एसपीएल। अब ये सरप्लस इन एसपीएल कैसे आता है, इसको निकालने का तरीका देख लो। देखो, इसको कहते हैं डिफरेंस इन एसपीएल। ये डिफरेंस इन एसपीएल से आता है, मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट था, ठीक है, करंट ईयर पीएनएल माइनस प्रीवियस ईयर पीएनएल, मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को माइनस कर दो, करंट ईयर के पीएनएल में से पिछले साल के प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो आ जाएगा सरप्लस इन एसपीएल। क्या आ जाएगा, सरप्लस इन एसपीएल आ जाएगा। सो करंट ईयर के प्रॉफिट में से पिछले साल के प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो इससे सरप्लस इन एसपीएल, मतलब आपने कितना सरप्लस आपने कमाया, कितना एक्स्ट्रा आप लेके गए, ये आपको पता लग जाएगा इससे, ओके। अब इसके अंदर ऐड करते हैं अपन, याद है ना आप लोगों को सिखा रखा है आपको, ठीक है, टिपर। इसमें ऐड करते हैं अपन क्या, इसमें ऐड करते हैं अपन टिपर। टिपर में आर तो देखो ऐसे चाहता नहीं है, ठीक है, तो मेन इसमें क्या आता है, टिप, समझ रहे हो ना, टिप बरसा पानी, ओके।
तो हमें यहां पे क्या करना है, ऐड करना है टी आई पी एंड पी। तो हमें यहां पे टिप टिप को ऐड करना है। ओके फाइन, तो हमें यहां पे टिप को ऐड करना है। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब देखो, टी से ढूंढो, यहां पे ढूंढो, आप एक काम करो यहां पे ढूंढो। टी है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। टी से क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहां पे ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहां पे ऐड कर देंगे। और यहां पे मैंने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ऐड कर दिया ना जी सर, बिल्कुल कर दिया। ओके, आई से क्या है, अब ये डिविडेंड दिख रहा है ना आपको, डिविडेंड, इसमें दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है करंट ईयर का जो डिविडेंड, पिछले साल का जो डिविडेंड है वो। ओके ठीक है, तो करंट ईयर डिविडेंड और पिछले साल जो करंट ईयर का डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है, और एक होता है आपका प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, पिछले साल का जो डिविडेंड आप पे करते हो। सो आई का मतलब होता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फिर आता है आपका पी से प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आता है प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड जो यहां पे ऐड होगा ना, वो पिछले साल का ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का ऐड होगा। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ऐड होगा। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना बेटे, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो पूरी बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता। बच्चों के साथ ना क्या होता है, जो बच्चे ना पुरानी बुक से पढ़ते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मुझसे ना क्वेश्चन पूछते हैं। 4 साल पुरानी बुक लेके एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछने आया, बोलता है कि सर हमारे यहाँ तो, हमारी बुक में तो जो डिविडेंड है ना, वो ऐसे दे रखा है 2016 2017। मैंने कहा बेटा तुम्हारी बुक में तो देगा ही, क्योंकि बुक अपने आप को डिजिटली थोड़ी अपडेट करती है, आपको नई बुक खरीदनी पड़ेगी जिसमें अपडेटेड है। तो बेटे जो पिछले साल का जो डिविडेंड होता है वो इस साल पे करा जाता है, और जो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है, वो आपके नोट्स, फुट नोट्स के अंदर आता है एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और प्लस इसमें क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर जो टैक्स है ना, वो करंट ईयर का ऐड होता है, क्योंकि करंट ईयर का जो टैक्स है वो आप अगले साल पे करोगे, तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसके साथ में आप यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर, और दिस इज कॉल्ड एज योर एनपीबीटी। एनपीबीटी ऐसे इस तरीके से ऐड कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसके लिए सबसे पहले अपने को डिफरेंस इन एसपीएल लेना है, बोले तो सरप्लस इन एसपीएल। करंट ईयर का जो भी सरप्लस आया है वो लेना है। करंट ईयर का कैसे निकालोगे, करंट ईयर का प्रॉफिट जो दे रखा है करंट ईयर की बैलेंस शीट में, माइनस कर दो पिछले साल का, तो जो डिफरेंस है वो इस साल का है, उसमें ऐड कर देना TIPP। ठीक है, टी से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई से इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, ठीक है, और पी से आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। ये ऐड करने के बाद यू गोना गेट योर एनपीबीटी। क्या आ जाएगा आपके पास, एनपीबीटी आ जाएगा, एंड दैट्स योर एनपीबीटी। अच्छा, अगर आपको दे रखा है रिफंड ऑफ टैक्स तो इसमें से माइनस कर देना। क्या कर देना, रिफंड ऑफ टैक्स दे रखा है तो क्या कर देना, ठीक है, माइनस कर देना। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का, इंटरिम डिविडेंड कौन सा लेंगे, अरे भाई साहब इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही लेंगे, क्योंकि करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, करंट ईयर में पे हो गया। इंटरिम डिविडेंड का लॉजिक बता देता हूं, होता क्या है, जब देखो क्या होता है कंपनीज के ना केस में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो क्वार्टरली बनते हैं। कंपनीज आजकल क्या है, सेबी के हिसाब से, स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर बड़ी कंपनी को क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो क्वार्टर के अंदर अगर मान लो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है, उस कंडीशन में इनको लगता है कि साल के बीच में डिविडेंड दे देते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी इच्छा से डिविडेंड डिक्लेयर भी कर देते हैं, पे भी कर देते हैं, मतलब खुद ने ही कर दिया, शेयर होल्डर से पूछा भी नहीं। तो ऐसे डिविडेंड को कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड उसी साल डिक्लेयर भी होता है, उसी साल पे भी हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं और पे भी कर देते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि रूल है कंपनीज एक्ट का कि डिविडेंड 30 दिन के अंदर अंदर ही पे हो जाना चाहिए, नहीं तो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाता है। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड मस्ट बी पेड, अदरवाइज इट विल टर्न्स आउट टू बी करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 30 दिन के अंदर अंदर तो पे करना पड़ेगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर जब पे कर रहे हैं तो आप समझ ही गए कि इसी साल पे हो रहा है, इसीलिए उसको एड बैक करते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर का पार्ट है। ओके, फाइनल डिविडेंड किसको मानते हैं, इंटरिम की प्रपोज्ड। यार जोसेफ, ऑब्वियसली इंटरिम तो करंट ईयर का होता है, और फाइनल डिविडेंड जो होता है, ठीक है, वो आपका प्रपोज डिविडेंड ही होता है।
जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। ओके और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही लेंगे, प्रीवियस ईयर का इंटरिम डिविडेंड आपको नहीं देगा वो क्वेश्चन में, करंट ईयर का ही देगा। भाई करंट ईयर का डिविडेंड ही तो देगा, पिछले साल का उसको क्या मतलब है? भाई बैलेंस शीट में तो दिखाते नहीं है डिविडेंड को, इंटरिम डिविडेंड हो चाहे कुछ भी हो, बैलेंस शीट में तो दिखाया नहीं जाएगा। तो बैलेंस शीट में दिखाया नहीं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ करंट ईयर की देता है, पिछले साल की नहीं देता। रिमेंबर दिस थिंग। ओके हाँ जी, चलो इसके साथ हमने पूरा फॉर्मेट देख लिया, पूरा फॉर्मेट हमने स्टडी कर लिया। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फॉर्मेट। ये हमारा क्या आ गया? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, और दो चीजें और आती है, आपको पता ही है वो चीजों के नाम क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस तरीके से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा तैयार होता है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं एक बार कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंप्लीट फॉर्मेट एक बार में हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके अंदर मैं इतनी डिटेल्स नहीं लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा इजी रखेंगे, क्योंकि सारी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी लिख के दे चुका हूं आप लोग को। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आता है, पहला लिखेंगे अपन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऊपर लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखेंगे एनपीबीटी, फिर इसमें लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फिर इसमें क्या करेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे। इससे क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और यहां से लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, तो कुछ चीजों को ऐड करेंगे, कुछ चीजों को लेस करेंगे। सो एनपीबीटी आ गया, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आ गया, कुछ चीजों को ऐड कर दिया, कुछ चीजों को लेस कर दिया। तो ऐड करके आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे तो आएगा यहाँ पे। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड के बाद लेस कर देंगे, ठीक है, टैक्स पेड, यहाँ पे टैक्स पेड आ जाएगा। और टैक्स पेड करने के बाद जैसे आपने टैक्स पे किया तो यहाँ आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे ए, और यहाँ से हो जाता है क्लोज। ओके, सेकंड लिखेंगे हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेकंड लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे फॉर्मेट तो आपको पहले ही बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू करते टाइम पे ही आपको सीधे फॉर्मेट बना के काम करना पड़ता है, ठीक है। सर एनपीओ की क्लास चैनल पे विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं एनपीओ का आपको लिंक भेज दूंगा। एनपीओ की क्लास विजिबल तो होनी चाहिए। कल थियरी करेंगे ना, कल अपन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थियरी फ्रॉम लाइक टुमारो। कल से अपन थियरी करने वाले हैं, और फिर अपन क्या करेंगे, थियरी कंप्लीट करने के बाद जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो अपन कवर करने वाले हैं। जैसे मैंने शायद कल एक क्लास रखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे डिसोल्यूशन के, राइट, डिसोल्यूशन के कल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, हाँ इसी तरीके से मैं क्या करूंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे इसके भी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं, अभी हिम्मत रही तो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। वैसे तो क्या है, क्वेश्चंस करेंगे, अभी बचा ही क्या है इसके अंदर। ओके चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताता हूं मैं आपको। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसे अपन ने लिखा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसको अपन ने नाम दे दिया बी। उसको क्या नाम दे देंगे अपन, बी नाम दे देंगे, ठीक है। और तीसरा आता है अपना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेट मी राइट इट हियर। तीसरा आता है कैश फ्रॉम, तीसरा आता है अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यहां पे लिखेंगे जो भी आएगा उसका टोटल करके लिख देंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी पार्ट। अब हमारा आएगा नेट
कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, और नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर आएगा ए प्लस बी प्लस सी से। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी से। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी से। ए प्लस बी प्लस सी से आ जाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। क्या आ जाएगा? ठीक है, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी से। हाँ, अनअकैडमी पे भी रखूंगा, दोनों पे रखूंगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से आ गया नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। जी सर कर दिया, बिल्कुल कर दिया, बरोबर सर, बिल्कुल कर दिया। सो इधर से आ गया नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी सर, बिल्कुल आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसमें ऐड करेंगे तो इससे आंसर आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। दैट्स योर फाइनल आंसर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और अब आपको क्या करना है यहाँ पे? अब आपको यहाँ पे चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपका जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, क्या वो आपके क्लोजिंग कैश के बैलेंस और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो मैच कर रहा है मतलब आपका आंसर सही है, करेक्ट है। देखो, एग्जाम में अगर छोटी मोटी गलती होती है तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना, क्लोजिंग कैश का जो आंसर है वो हमेशा क्लोजिंग कैश से मैच करवा के आना, वेरीफाई करके आना। देखो, वेरिफिकेशन है, पहले तो आप इसको 100% मैच करवाओगे। ओपनिंग कैश आपके पास है, क्लोजिंग कैश आपके पास है, तो नेट कैश फ्लो तो पता लग जाता है कितना आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमारे पास कहाँ गलती हो सकती है और कहाँ से हमें जाके चीजें चेक करनी है। तो ये तीनों में से ए बी सी में से आपने हो सकता है कोई गड़बड़ कर रखी हो। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर पता लग जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या आना चाहिए। तो एक बार उससे अपन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच करवाने का होता है ना, कि बैलेंस शीट मैच हो गई तो शायद हमारा आंसर सही है। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको देख के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि क्लोजिंग कैश ये है, ओपनिंग कैश ये है, तो क्लोजिंग कैश अगर आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट वाले कैश से मैच कर रहा है, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब आपने आंसर करेक्ट किया है। ओके, डन। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चालू कर रहा हूं। कहाँ शेयर करोगे लिंक एनपीयू की? टेलीग्राम पे। ओके, अपूर्वा, एनपीओ का सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट बेटा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास है, तो इसमें तो कैसे कुछ करवाऊँ मैंने ऑलरेडी करवा दिया अपूर्वा ये चीज़। ओके, ठीक है, लेक्चर ट्रैकर आपने भेज ही दिया है।
ग्रेट जॉब गाइस। निशांत ने लेक्चर ट्रैकर बना दिया है, तो इसका लेक्चर ट्रैकर, थैंक्स निशांत। मैं लेक्चर ट्रैकर एक बार शेयर भी कर देता हूँ और मैं बड़े वाले ग्रुप में शेयर कर देता हूँ उसे। थैंक्स निशांत। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, तो चलिए गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, मैं सारे एडजस्टमेंट्स के बारे में ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं अभी। ओके, चलिए, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। सो हेडिंग लिखेंगे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। अब देखो, मेरी बात समझो। सिंस आपके यहाँ पे जो पेपर होने वाला है वो 40 नंबर का है और जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 5 नंबर का आने वाला है, तो 5 नंबर के अंदर मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट्स बनते हैं। फिर भी अगर बोर्ड को लगा तो वो 3 एडजस्टमेंट्स दे सकता है। ओके, मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट बनते हैं, फिर भी अगर सीबीएसई को लगा तो वो मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट्स दे सकता है। मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट्स हैं। पहला एडजस्टमेंट जो मुझे लगता है वो आपका आना चाहिए रिलेटेड टू योर डिबेंचर्स। रिलेटेड टू योर डिबेंचर्स, पहला एडजस्टमेंट जो मुझे लग रहा है जो आपके यहां पे आना चाहिए वो है आपका रिलेटेड टू योर, ठीक है, डिबेंचर्स। पहला एडजस्टमेंट तो मुझे ये लग रहा है कि डिबेंचर्स ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, डिबेंचर्स आर इशूड ऑन दिस एंड दिस डेट, या डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन दिस एंड दिस डेट। तो एक एडजस्टमेंट तो मुझे लग रहा है जो आना चाहिए वो है डिबेंचर्स का। दूसरा एडजस्टमेंट जो है वो 100% जो मुझे लग रहा है कि हाँ, जैसे डिबेंचर्स के लिए मैं ऐसा हूं कि हाँ, मुझे लगता है कि 80% के अराउंड मेरे को लगता है कि हाँ ये आ सकता है। ओके, और दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो है आपका फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन का, जो मुझे लग रहा है कि सीबीएसई 99% जिसके लिए मैं श्योर हूं कि वो देगा। देखो, 100% श्योर तो नहीं हो सकते, अपन ने तो पेपर बनाया नहीं है, बट श्योरिटी का लेवल 99% है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है, कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है वो 99% चांसेस है उसके आने के, तो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है वो है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, इससे एडजस्टमेंट के मेरे को लगता है 90% चांसेस है आने के। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हाँ ये एडजस्टमेंट आ सकते हैं अगर सीबीएसई जो पेपर बना के देगा उसके अंदर। व्हाट आई फील लाइक कि मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 एडजस्टमेंट आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अब मैं कुछ और एडजस्टमेंट बताता हूँ हाँ, जिनके और चांसेस लग सकते हैं कि हाँ ये भी आ सकता है। एक जैसे पॉइंट आपको दे देगा इंटरिम डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट दे देगा, या फिर आपको प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट दे देगा। ओके, या फिर आपको प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट दे देगा। इंटरिम डिविडेंड का और प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट देने के चांसेस हैं करीब 50%, करीब 50%। ओके, तो जो मैंने आपको जो मेन एडजस्टमेंट्स बता दिए, ये कुछ मेन एडजस्टमेंट्स है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक एडजस्टमेंट आता है अपना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आएगा, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट दे रखा होगा, जिसमें दे रखा होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखा होगा, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जिससे आप लोग कैलकुलेट करेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके चांसेस में मुझे
ठीक है, करीब 40 to 50% लग रहे हैं। देखो मैंने एक हायरार्की बना दी आप लोग के लिए कि जब भी आप इसके क्वेश्चंस करें, एडजस्टमेंट्स करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसी तरीके से इसको ध्यान में दें कि हाँ भाई फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन करना ही करना है, ये करना ही करना है, ये करना ही करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इनके चांसेस 50% है। बाकी रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स जो आपके रेस्ट एडजस्टमेंट्स है, रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स, उनके चांसेस हैं मेरे हिसाब से लेस देन 40%। उनके चांसेस मेरे हिसाब से तो भैया 40% से भी कम है। ठीक है, देयर चांसेस आर लेस देन 40% अकॉर्डिंग टू मी। बाकी बचे हुए के चांसेस 40% से भी कम है। तो ये मैंने आपको बता दिया है क्या कि जो मुझे लगते हैं एडजस्टमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये एडजस्टमेंट्स को आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते, ये आपको करके ही जाने हैं हर कंडीशन में। ओके, ये आपको करके ही जाने हैं हर कंडीशन में और थॉरली। हाँ, मैं सब करवा रहा हूं ये। ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? क्या मैं आगे मूव करूं? Yes, everybody. चलिए ठीक है बेटे, अब चालू करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने आपको बताया डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट सबसे आसान है। सबसे आसान एडजस्टमेंट में डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट मानता हूं। वाई सर? क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डेट देगा कि इस दिन डिबेंचर्स इश्यू हुए या इस दिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ। तो देखिएगा एग्जाम्पल, आपको ना थोड़ा सा मैं अब टफ पोर्शन करवाऊंगा। मतलब टफ मतलब कि हर क्वेश्चन के बेसिक एडजस्टमेंट्स पे ना जाके मैं थोड़े से जो डिफिकल्ट या टिपिकल एडजस्टमेंट्स होंगे उन्हीं के ऊपर फोकस करूंगा मैं। ओके, हाँ, ये पांचों हम अभी करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ये पांचों एडजस्टमेंट्स मैं अभी करवा रहा हूं बेटे। ओके, देखिएगा, ये डिबेंचर्स मैंने आपके सामने लिखे 2018 और 2019 के डिबेंचर्स हैं। आपको दे रखा है 9% डिबेंचर्स, और 9% डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं 4 लाख, और यहां दे रखे हैं आपको डिबेंचर्स 3,20,000। ओके, या 3 लाख कर लेते हैं इसे, 3 लाख के कर लेते हैं। अब आपको दे रखा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब तक आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपकी मर्जी, जब आपको अज्यूम करना है डिबेंचर का रिडम्पशन तब अज्यूम कर लो। मतलब पहले दिन अज्यूम करना चाहते हो पहले दिन अज्यूम कर लो, लास्ट डे पे अज्यूम करना चाहते हो लास्ट डे पे अज्यूम कर लो। क्या होता है, अगर आप पहले दिन अज्यूम करते हो तो आपका आंसर अलग आएगा, और लास्ट डे पे अज्यूम करते हो तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर अलग आएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनके पास उनके ऑल्टरनेटिव आंसर्स अवेलेबल होते हैं। मतलब कोई भी, सबको पता है ये चीज कि बच्चे के पास अगर ये राइट है तो वो राइट को एक्सरसाइज करेगा। तो उसके पास अजम्पशन करने का राइट है कि वो पहले दिन अज्यूम कर सकता है, लास्ट डे अज्यूम कर सकता है। तो एग्जामिनर के पास बेटे शीट होती है, आंसर होता है उसके पास, एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर को पता होता है कि हाँ ये कुछ भी बोल सकता है, ये कुछ भी, मतलब ये पहला दिन अज्यूम कर सकता है, लास्ट डे अज्यूम कर सकता है। तो उसके पास ऑल्टरनेटिव आंसर्स होते हैं। बट आप जब भी ऑल्टरनेटिव आंसर करके आए, मतलब फर्स्ट डे अज्यूम करे, लास्ट डे अज्यूम करे, तो आप नोट डाल के आओ कि मैंने अज्यूम करा, नीचे नीचे नोट डाल देना। इट इज अज्यूम दैट, वर्किंग नोट बनाते हैं ना, उसमें नोट नंबर 1 डाल दिया। इट इज अज्यूम दैट डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। मतलब आपने अज्यूम कर लिया कि वो 1 अप्रैल 2019 को रिडीम हो गया, या फिर आप लिख के आओगे कि हमने अज्यूम करा है कि वो 31 मार्च को रिडीम हो गया। ठीक है, मतलब लास्ट डे, ठीक है, ऑफ द 2019। तो वो आपको लिख के आना है। तो सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क
1 लाख रुपए पे नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उस 1 लाख के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट के ऊपर। या तो आपको 9,000 का इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, 9,000 का इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। एट दी एंड आपका आंसर सही आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फाइनल आंसर है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 9,000 ऑपरेटिंग में प्लस हो गया, फाइनेंसिंग से माइनस हो गया, बस। सो यू आर गोइंग टू गेट दी सेम आंसर। आपका आंसर सेम ही आना है, आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे बेटे, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट डे अज्यूम करो, लास्ट डे अज्यूम करो, आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट प्लीज रिक्वेस्ट है नोट डाल के आइएगा। ओके, चलिए बेटे अब आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है आपका, ऐसे लिख के दे रखा है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 30th सितंबर। 30th सितंबर, चलो 30th सितंबर भी हटाओ। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st जुलाई 2018। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए एकदम, ठीक है। 31 जुलाई 2018 का रिडम्पशन है, तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो हुआ है वो 31 जुलाई 2018 को हुआ है। एकदम से चीजें बदल गई, ठीक है। डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन हुआ है वो 31 को हुआ है, एकदम से चीजें बदल दी इन्होंने। तो आप क्या करेंगे, इसका क्या सोल्यूशन आएगा? तो सोल्यूशन देख लीजिए इसका। आपको क्या करना है, इसके अंदर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मेन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है बेटे और कुछ भी नहीं है ये। तो देखो 3 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है 9% के हिसाब से, जो कि होता है 27,000। और जो 1 लाख के जो डिबेंचर्स थे उनके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगेगा, बट बेटे इंटरेस्ट जो लगेगा ना 9% का, वो 3 मंथ्स का ही लगेगा, क्योंकि 3 महीने के बाद आपने उनका रिडम्पशन कर दिया। अप्रैल मई जून और जुलाई, सॉरी 4 महीने का लगेगा, क्योंकि 4 महीने के बाद आपने उनका रिडम्पशन कर दिया है। तो 4/12 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 गया, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3,000। 3,000 के हिसाब से टोटल आ जाएगा 30,000। तो 30,000 का इंटरेस्ट आएगा, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ फाइनेंसिंग आइटम, फाइनेंसिंग आइटम में माइनस हो जाएगा। नाउ टेल मी गाइस, इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? डन, बोलिए। मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। लेट मी ब्रिंग दी टेलीग्राम लिंक एंड मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ आपको, फाइन। तो उससे आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। देख लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी डाउट? कोई किसी को पूछना है कुछ?
देखो मैंने इस मैसेज को पिन कर दिया है ऊपर, टेलीग्राम का मेरा जो लिंक है वो पिन हो गया है। ओके, तो अगर किसी को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वहीं से ज्वाइन कर लो, इससे आपके पास सारी की सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन और जो भी ई लिंक वगैरह वहीं आ जाएंगे। हाँ, अब आप लोग के डाउट्स हैं मेरे पास कि एक तो डाउट आया है ना, क्लास कब तक चलेगी, मतलब जब तक है जान चला लेंगे तब तक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार, क्लास पे क्यों ध्यान दे रहे हो? क्या फर्क पड़ता है? सर 1 लाख क्यों लिया? पार्थ 1 लाख ही तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है यार, 4 लाख से 3 लाख हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, डोंट वरी। भाई रिडम्पशन हो गया ना, 4 लाख से 3 लाख हो गया। सर रिडम्पशन 2019 को होता तो 2019 में ही हो रहा है बेटा रिडम्पशन, तो 31 जुलाई 2018, ये तो 31 मार्च 2018 तक आ गया, और ये चालू हुआ है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, तो रिडम्पशन तो इसी साल हो रहा है ना, बोलो। चलिए, अब ये हो गया डिबेंचर्स का पोर्शन कंप्लीट। अपन क्या करते हैं, अब अपन चालू करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन के बारे में। तो फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन देखेंगे अपन। ओके, सेकंड पॉइंट, फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन है ना, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही 2 सालों की, सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन 2018-2019, और आपको यहाँ पे दे रखा है फिक्स्ड एसेट 12 लाख और 11 लाख 11 लाख और 11 लाख दे रखा है, 12 लाख और 11 लाख। कुछ नहीं दे रखा, अगर एज इट इज दे रखा है आपको तो अज्यूम कर लेना 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। क्या लग गया? 1 लाख का डेप्रिसिएशन, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना। बट अगर आपको दे रखी है इसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या दे रखी है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है अगर आपको, सो यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है साथ में, इन सब चीजों के साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। यार एक ना डाउट आया फिर से, सर फिर 3 लाख पे क्यों लगाया? बेटे डिबेंचर्स पे आपने अगर पैसा ले रखे उधार, तो आपको तो ब्याज तो पूरे पे देना पड़ेगा ना यार। 4 लाख के डिबेंचर्स थे, 1 लाख रुपए वापस कर दिए, तो 4 लाख के डिबेंचर्स पे 1 लाख रुपए वापस कर दोगे तो देना तो इंटरेस्ट पूरे डिबेंचर्स पे पड़ेगा, 3 लाख पे देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए जो आपने वापस करे हैं वो 3 महीने के लिए यूज करे तो 3 महीने का देना पड़ेगा। अरे आपने अगर किसी से, मेरे से मैंने आपको 4 लाख रुपए उधार दिए, तो आपने मुझे अगर 3 महीने के बाद अगर 1 लाख रुपए वापस कर दिया तो 3 लाख तो आपके पास उधारी आज भी है ना। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो यार आप लोग। मतलब एग्जाम बहुत पास में है, आपको ये क्वेश्चन पूछना नहीं बनता। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर a machine costing, during the year a machine costing rupees, a machine costing rupees, a machine whose book value was rupees 70,000 was sold for rupees 50,000। क्या बोल रही है? ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 70,000 है, उसको आपने बेच दिया 50,000 में। फिर दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,40,000। अब देखो, अब यहां पे दे रखा है आपको
अब यहां पे आपको क्या दे रखा है, सर एक बार ऑपरेटिंग में डिविडेंड का समझा दीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो डिविडेंड जाता ही नहीं है बेटे, मतलब सिर्फ डिविडेंड रिसीव जा सकता है, वो भी लेस हो जाता है, बाकी डिविडेंड तो जाता ही नहीं। आप कौन से डिविडेंड की बात कर रहे हो? ओके बताइए मुझे पहले तो। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000। अब आपको अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए कभी भी ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी हो और नीचे साथ में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस कि आप इसका अकाउंट बना दीजिए, उसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप इसका अकाउंट बना दीजिए, उसके बिना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखो इसका क्या बनाएंगे बेटे, अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे। सो लेट्स प्रिपेयर अकाउंट फॉर द सेम। अकाउंट बनाना है अपने को। सोल्यूशन, देखो मैंने क्या बनाया, अकाउंट बनाया, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, फिक्स्ड एसेट। यहां पे लिख दूंगा मैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मैंने लिख दिया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया। यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस। और बाय बैलेंस कैरी डाउन में लिख दूंगा यहाँ पे 11 लाख रुपीस, 11 लाख रुपए। बाय बैलेंस कैरी डाउन 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपीस। ओके। प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड तो दिखाते ही नहीं है ना, वो तो एनपीवीटी में दिखाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो एनपीवीटी होता है उसी में तो ऐड होता है करंट ईयर का। देखो अब क्या करना है, हाँ जी। सो ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन हुज बुक वैल्यू वाज 70,000, 70,000 की बुक वैल्यू थी, 50,000 में बेच दिया। 70,000 की बुक वैल्यू थी, 50,000 में बेच दिया। क्या लिखेंगे, बाय बैंक। बाय बैंक, भाई एसेट बेची है आपने, ठीक है, बैंक से आपने एसेट बेच दी 50,000 की, तो इसमें आपको नुकसान हो गया। बाय एसपीएल, एसपीएल के ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। 20,000 का आपको यहाँ पे लॉस हो गया, सिंपल सी बात है भाई, 20,000 का आपको यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, बरोबर जी सब बरोबर। तो 50,000 की आपने एसेट बेची, 20,000 का आपको यहाँ पे लॉस हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। 50,000 की एसेट बेची, 20,000 का, और डेप्रिसिएशन कितना लगाया आपने, 1,40,000 का, तो यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट और लिख देंगे 1,40,000। अब इसका टोटल करते हैं, ये साइड 12 लाख आ रहा है, इस साइड 11 लाख, 12 लाख, और ये आ रहा है आपका 13,10,000, 13,10,000 रुपए, 13,10,000 रुपए आ रहा है, 13,10,000 आ रहा है। और यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, यह है परचेज, और हमने इसे कैलकुलेट किया कितना, 1,20,000, 1,20,000। अब क्या करना है अपने को, ये लिख दिया अपन ने 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। अब क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं है। अब याद रखना, जब कोई अकाउंट बनता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है, एडजस्टमेंट होता है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। अब एडजस्टमेंट होगा बाकी सारे आइटम्स का, सेल करा तो इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से पैसा आएगा। लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, क्योंकि लॉस है, नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, अगेन नॉन कैश आइटम है। और ये जो परचेज किया है आपने टू बैंक के साथ, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके परचेज की वजह से आपके पास से कैश चला गया है। शिवा ठाकुर का मैसेज है, सर आप, हाँ शिवा, मैंने सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, ये लास्ट चैप्टर है,
ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक कंपैरेटिव कॉमन साइज बचा है। ओके, तो मैंने सारे करवा दिए हैं इसके अलावा। तो आप चेक कर लेना, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। हाँ जी गाइस, बताइए। इसमें किसी को डाउट है? ये 1,10,000 आएगा, इसको सही कर लेना। ओके, हाँ निशांत, यस अपेक्षा, ठीक कर दिया मैंने। डन। कहाँ कहाँ चीज़ों को दिखाया जाएगा ये अपन ने देख लिया है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब सुनिएगा एक क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखिए आप। अब आपको दे रखा है 2020-2021, ठीक है, 2020-2021 इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। 2020 एंड 2021 की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, और इसमें आपको दे रखा है, आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 7 लाख एंड 8 लाख, 7 लाख और 8 लाख, 8,60,000। ओके, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है साथ में, और वो दे रखा है आपको 80,000 का, और इधर दे रखा है 1,20,000 का। नाउ दैट्स योर इन्फॉर्मेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको काट के अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 6,20,000, और इधर आपको दे रखा है 7,40,000। ओके, फिर आपको दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर a machine costing rupees 1,20,000 was sold for rupees, on which 1,20,000 on which accumulated depreciation was charged rupees 30,000, was sold for rupees 1 lakh, was sold for rupees 1 lakh। ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी 1,20,000 की, जिसपे आज तक हम लोग 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, वो हमने 1 लाख में बेच दी, वो हमने 1 लाख रुपए में बेच दी। अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखना। इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, डेप्रिसिएशन हटा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दूसरा यहाँ पे देखना बुक वैल्यू लिखी है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन हटा के। ओके, और यहाँ पे लिखा है मशीन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है कितने की खरीदी थी। तो 1,20,000 की खरीदी थी, तो उसमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। ये कॉस्टिंग है, वो बुक वैल्यू है। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिमिलरली आपको यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने चाहिए। एक तो आपको बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, एक तो अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको प्लांट एंड मशीनरी का, और दूसरा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा आपको बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स। एक हो गया आपका, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, और दूसरा हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब प्लांट एंड मशीनरी में आप लिख देंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 7 लाख रुपए, और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन जो कि है आपका 8,60,000 रुपीज, 8,60,000 रुपीज। तो ये तो आ जाएगा 7 लाख रुपए, आ जाएगा 8,60,000 रुपीज। यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे अपन, 80,000 रुपए, और यहां लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। ठीक है, यहां तक आ गया, ये आपने मेंशन कर दिया 7,08,60, 80,120। ओके, बैलेंस शीट क्लियर नहीं हो रही, कौन सी बैलेंस शीट? रजत कुमार, चलिए, तो यहां आ जाएगा 7,08,60 और यहां आ जाएगा 80,120। ओके, अब बोलता है आपके पास एक मशीन थी जो जिसके ऊपर 1 लाख जो 120 थी, और वो आपने जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन 30,000 लगा रखा था, तो अब आप उसे बेच रहे हो, तो अब आप डेप्रीसिएशन निकाल के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अब आप उसका डेप्रीसिएशन निकाल के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000 क्योंकि अब आप उसे बेचने वाले हैं। यहाँ लिख देंगे बाय accumulated depreciation 30,000. Now let's just sell it for 1 लाख रुपीस बाय बैंक, 1 लाख रुपए में मशीन को बेच देते हैं। ओके, अब 1 लाख में मशीन को बेचा तो भाई 1,20 की मशीन थी, 30,000 का डेप्रीसिएशन था, तो मशीन की कीमत 90,000 रह गई थी, जिसके ऊपर आपने 1 लाख, जिसको आपने 1 लाख में बेच दिया है, जिसका मतलब हुआ ये कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, जिसका मतलब हुआ ये कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहां लिख देते हैं 2 SPL, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल 2 SPL ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल। और बेटे आपको प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है आपको, और ये बोलता है ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट हो गई है। अब आपको यहां से निकालना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। सो अब आप यहां से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाय डेप्रीसिएशन आपने कितना चार्ज किया है करंट ईयर के अंदर। तो यार है 150, और 150 के बाद में यहां आ जाएगा दिस इज 70,000, 70,000 रुपए का आपने करंट ईयर में डेप्रीसिएशन लगाया है। ओके, और यहां पे इसको क्लोज कर दिया जाएगा, और क्लोज करने के बाद यहां पे देखिए ये आ रहा है 860, 860 और 890, 990, 9,90,000 ये आ रहा है, 9,90,000 यहां लिख देंगे, 9,90,000 यहां मेंशन कर देंगे, और इसकी वजह से यहां पे से डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका भाई 710 है ना, तो 990 में से 710 हटा दो, ये आता है 80 और ये आता है 20। ठीक है, आ जाएगा टू बैंक ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर 2,80,000 रुपए आ जाएगा। ओके, 2,80,000 रुपए आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के आगे कट लगा दिया मैंने क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है इसका। दूसरी बात, ये जो बैलेंस है ये दोनों जगह आ गया डबल एंट्री सिस्टम में, तो ये इसका भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो बाकी जो बच गए उनका एडजस्टमेंट होगा, जैसे कि डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, जैसे कि यहाँ पे बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, टू बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। इसके साथ आपके एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। इसके बोलो भाई, इसका एडजस्टमेंट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ अंश, कल क्लास है कंप्लीट थ्योरी की, आई सेंड यू द लिंक, ऊपर एक लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लो, आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। चलिए चलिए, दैट्स ग्रेट गाइस, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब सुनना, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखना। एडजस्टमेंट हमने यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये यहीं से चला रहे थे ना, हाँ यस। सो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का देख लेते हैं। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स का देख लेते हैं एक बार एडजस्टमेंट। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या एडजस्टमेंट है? कुछ नहीं, सबसे फर्जी होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, सबसे फर्जी है प्रोविजन फॉर टैक्स। करना क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स में? आपको दे रखा है, क्वेश्चन देखना प्रोविजन फॉर टैक्स का, आपको यहाँ पे दे रखा है 2018 और 2017। ओके, ये 18 है या 17 है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 80,000, 60,000 और बस, और कुछ नहीं। तो ये तो पिछले साल का टैक्स पेमेंट में जाएगा और ये करंट ईयर का एनपीबीटी में ऐड हो जाएगा। ये तो नॉर्मली होता है। अब एडजस्टमेंट्स दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000। जो आपने टैक्स पे किया है वो है 75,000 का। टैक्स पे जो किया है वो है 75,000 का। तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 75,000। जी सर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000। अब आपने 75,000 का टैक्स पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। तो जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कृपया करके अकाउंट बनाइए। क्या करके? कृपया करके अकाउंट बनाइए। रिक्वेस्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है और डेबिट बैलेंस माइनस होता है। क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का रूल है, क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस। तो अब देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा बेटे? 80,000 आ जाएगा। 60 और 80। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा पे कर दिया तो यहां आ जाएगा टू बैंक। भाई साहब टैक्स पे करा है आपने, टैक्स पेड। ओके, कितना? 75,000। अब इसको टोटल करेंगे, 80 प्लस 70 150, 155। तो आपने 80,000 का क्लोजिंग टैक्स भी आ गया आपका, 75 पे भी कर दिया। तो करंट ईयर में कितना टैक्स बनाएगा? बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा, बाय एसपीएल ब्रैकेट में टैक्स मेड, बैलेंसिंग फिगर है ये। और कितना आ रही है? ये आ रहा है आपका 155 में से 60 हटा देंगे तो 95,000। बोलिए बेटे। वेरी गुड सत्यम, एकदम करेक्ट, बरोबर आपका आंसर। टैक्स मेड 95,000। बताइए। बरोबर। चलिए अब इसी के साथ में अगर इसी की तरीके से क्वेश्चन बोलता है टैक्स मेड दे देता है तो टैक्स पेड आ जाएगा। भाई टैक्स मेड दे देता है तो टैक्स पेड आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा टैक्स का हो गया। अब इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का तो वैसे भी कुछ वो नहीं होता, एडजस्टमेंट नहीं होता। बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इसके एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, तो वो सुनिएगा। ओके सर, हर साल प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है, हर साल बनता है। लॉस के केस के अलावा हर साल बनेगा। भाई ये तो कंपलसरी हो गया ना। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स के हिसाब से कंपलसरी है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। सो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी कंपलसरी है, बट एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स आपके कोर्स से हटा दिया है। पहले तो आता था एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, वो कोर्स से हटा दिया। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी करना कंपलसरी है और ये भी। ओके ये अच्छा, ये कहाँ होगी एंट्री ये बताना भूल गया क्या मैं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं नहीं जाएगा, आपको पता ही है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं नहीं जाएगा।
तो ये कहां से बनाया आपने, ये देखो ये एसपीएल से बनाया ना, तो एसपीएल से बनाया तो चला जाएगा ऑपरेटिंग, आई एम सो सॉरी, एनपीबीटी में ऐड होने, क्योंकि एसपीएल से आया है, पीएनएल से आया है, एनपीबीटी में ऐड हो जाएगा। और ये तो बैंक है, पेड है, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लास्ट में दिखा देना टैक्स पेड, वहां से माइनस हो जाएगा, लास्ट में दिखा देना टैक्स पेड, वहां से माइनस हो जाएगा। बोलो भाई, tax made will be under NPBT, correct? Yes सत्यम, हाँ जी आगे देखें बेटे। सो वी आर डन विद दिस एंड लेट्स मूव फर्दर, अब आगे मूव करते हैं, ओके हाँ जी चलिए आगे देखेंगे। हाँ अब नेक्स्ट देखना, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन, एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको। यहां आपको दे रखा है 2020 और 2021 10% इन्वेस्टमेंट्स, और ये दे रखे हैं आपको 2,30,000 के, और 2021 में दे रखे हैं आपको 2,50,000 के, और फिर आपको दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर, इसको 2 लाख कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 40% ऑफ द ओरिजिनल non-current investments, 40% of the original non-current investments were sold at a profit of 30%। बस ये दे रखी है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 40% ऑफ द ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% के प्रॉफिट पे आपने 40% ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया है, ओके 30% के प्रॉफिट पे आपने अपने 40% ऑफ द ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया है। नाउ व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट, क्या करेंगे इसके लिए, तो देखना सोल्यूशन। देखो सब चीज की एक दवा है, अकाउंट बना दो। हर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऊपर 2 इंफॉर्मेशन दे दी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, एक दवा अकाउंट बनाओ सबसे पहले तो, फिर लिखेंगे बाकी चीजें। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया। अब सबसे पहले तो समझो बेटे कि आपने, अच्छा कब बेचा कब करा, इन्होंने डेट बताई नहीं, डेट नहीं बताई, ऐसा मान लेते हैं इन्होंने कब करा, इन्होंने ऑन 31 मार्च 2021 को करा, लास्ट डेट पे किया, ओके फाइन, लास्ट डेट पे ऐसा किया, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। सो वॉट एवर दे हैव डन ऑन द लास्ट डेट, ओके। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखे हैं। अब नाउ इट इज एन एसेट, तो डेबिट प्लस होगा और क्रेडिट माइनस होगा, ठीक है, डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस, ओके ध्यान रखने की बात है, ओके ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 2 लाख, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, and buy balance carried down is 2,50,000, buy balance carried down is 2,50,000। ये तो हो गया 2 लाख, ये हो गया 2.5 लाख, ओके सर। अब बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 40% ऑफ द ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 2 लाख के हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनल, और 2 लाख का 40% जो कि होता है 80,000, 80,000 को आपने बेच दिया 30% प्रॉफिट पे, यानी कि 80,000 का 30% होता है 24,000, 80,000 का 30% होता है 24,000, यानी कि 1,04,000 में आपने इसे बेच दिया। वापस रिपीट करता हूं, ओके वापस रिपीट करता हूं मैं, व्हाट यू हैव डन, 2 लाख का 40% होता है 80,000, 80,000 को आपने बेचा है 30% के प्रॉफिट पे, 80,000 का 30% होता है 24,000, यानी कि 1,04,000 में आपने इसे बेच दिया। यू हैव सोल्ड इट फॉर 1,04,000, आपने 1,04,000 के प्रॉफिट पे इसे बेच दिया है। तो हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, दिस इज लाइक क्वेश्चन गिवन टू यू। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे बेच दो बाय बैंक, और आपने 1,04,000 में से बेच दिया। अब आपको प्रॉफिट हो गया तो लिख देंगे 2 SPL, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल,
या प्रॉफिट लिख देंगे कितने का, 24,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। सो यू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 24,000 एज यू कैन सी दैट, ठीक है, और ये आ गया आपका 1,04,000। अब सुनो मेरी बात, ये इन्वेस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट वगैरह इसमें नहीं आता, इंटरेस्ट वगैरह आर इंडिपेंडेंट, एकदम अलग, यहाँ पे नहीं आएगा इंटरेस्ट, तो आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप इसको अलग से दिखाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, खत्म हो गया, टोटल कर दो, कितना आ जाएगा 3,54,000, यहां पे आ जाएगा 3,54,000, और यहां लिख देंगे अपन 2, खत्म हो गया। क्या करना है, टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज बैलेंसिंग फिगर, परचेज बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 2 लाख हटा दो 154, 24 हटा दो तो 130, खत्म बात। बोलो किसी को डाउट आया क्या? अच्छा, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बची है, क्योंकि आपने लास्ट डेट पे बेचा है तो आपके पास पूरे साल भर 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स थे, तो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स, और ये खरीदे भी लास्ट डेट पे है, तो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स पे आपको पूरे साल का ब्याज मिलेगा, तो इस पे जो 20,000 का 20,000 का जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होने के लिए, और 20,000 का जो इंटरेस्ट है वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना। तो 2 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, पहली बात ये। दूसरी चीज, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएंगे, हटा दिया, 1,04,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, सॉरी प्लस, क्योंकि बेचा है, ठीक है। 1,30,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस क्योंकि खरीदा है, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। बताइए, now tell me anybody with any doubt? है किसी को कोई डाउट इसमें? ओके गाइज, अब इट्स ऑलमोस्ट 3 बज गए ऑलमोस्ट। अब अपन एक काम करते हैं, क्लास को वाइंड अप करते हैं। कॉन्सेप्ट्स मैंने पूरे डिस्कस कर लिए इसके, इन आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एंड क्वेश्चंस की क्लास अलग लगा देते हैं, दैट विल बी अ मच बेटर थिंग, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल अप होंगे क्वेश्चंस वो, तो एक स्पेशल क्लास अब अलग से क्लास लगाते हैं कल, जहाँ पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो अब कल से जो क्लासेस होगी मैं आपको बताता हूँ। तो कल वी आर गोइंग टू टेक अ क्लास अराउंड 12 o'clock, 12 बजे के अराउंड एक क्लास रखेंगे, 12 साढ़े 12 के अराउंड एक क्लास रखेंगे, जिसमें 3-4 घंटे की क्लास होगी, जहाँ पे आप पूरा थियरी लेने वाले हैं अपन। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर द एंटायर थियरी, पूरा का पूरा थियरी कंसिडर करेंगे, 3-4 घंटे में कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा थियरी। ओके, एंड देन इन द इवनिंग टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस और DCS डाउट क्लियरिंग सेशन और एक सैम्पल पेपर, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, है ना, क्लास के अंदर एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, और फिर से लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और रात को भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चैप्टर वाइज अगर आप बोलो तो, या मिक्स्ड, दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन। ओके, तो अभी की क्लास अपन करते हैं वाइंड अप। हाँ जी, क्लास 12 साढ़े 12 से चालू हो जाएगी आपकी बेटे, क्योंकि मेरी मॉर्निंग में एक और क्लास रहेगी, तो मैं वो क्लास फ्री करके देन 12 साढ़े 12 1 बजे से क्लास चालू करूंगा, से लेकर रात को वही 2-3 बजे तक आप लोग का क्लासेस रेगुलर रहेगा। बीच में 1-2 घंटे का कभी ऑफ आ जाएगा, क्योंकि मेरी दूसरी क्लासेस रहती है, तो उस ड्यूरेशन में 1-आधा घंटे का मैं ऑफ ले लूँगा, अदरवाइज ठीक है आपका एंड तक क्लास रहेगा। ओके, डिबेंचर्स की क्लास तो हो चुकी है, आप प्लीज़ एक बार वीडियो को चेकआउट कर लो,
मैं ऊपर जो लिंक है उसके अंदर टेलीग्राम का जो लिंक है मैं उसमें डिबेंचर्स की क्लास वापस भेज देता हूँ। अदरवाइज निशांत ने ऑलरेडी लेक्चर ट्रैकर बना के दे रखा है, उसके अंदर सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो ये चैप्टर्स अपने पूरे हो चुके हैं। ओके, बस एक आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बचा हुआ है। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको अभी करवा दूंगा, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब कल करवा दूंगा कंपैरेटिव कॉमन साइज का। ऑलराइट गाइस, चलिए फिर रेस्ट कर लेते हैं, आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच।